हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। साइकोलॉजी की स्पेशलाइजेशन फील्ड में हम आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के बारे में। अब यहाँ पर ये जो एनवायरनमेंट है, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूँ कि साइकोलॉजी में एनवायरनमेंट वर्ड का मतलब सिर्फ फ्लोरा और फौना नहीं होता है। मतलब फ्लोरा और फौना वाला जो हमारा आसपास जो एनवायरनमेंट होता है, नॉर्मल एनवायरनमेंट आप किसको समझते हो? जंगल को, पार्क को, गार्डन को, जहाँ पर जानवर हो, पेड़ पौधे हो, यही होता है एनवायरनमेंट, जनरल डेफिनेशन। तो आप बिल्कुल सही हो अपनी पोजीशन पर, लेकिन यहाँ पर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की भी बात होती है। तो यानी कि सबसे पहले तो अगर इस टर्म को हम डिकोड करें तो यहाँ से दो टर्म्स निकल कर आएंगी कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर दोस्तों एक तो हम बात करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट की, और उसके साथ ही बात करी जाती है यहाँ पर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की। तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करता है, ये फील्ड का मतलब मेजरली जो फोकस है वो सबसे पहले तो है देखो दोस्तों, लिखा भी हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले तो बात आती है फिजिकल फैक्टर्स की। ये बहुत सिंपल है, ये वाली जो साइकोलॉजी की फील्ड है आकांक्षा, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि हमारे आसपास पर्यावरण में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका इम्पैक्ट हमारे मूड के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर किस प्रकार से निकलता है। अगर हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो डैट इज़ कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, किसी के घर में लाइट नहीं है, या फिर 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक इंसान के, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़ा एक बिहेवियरल चेंज लेकर आ जाएगा ये सारे फैक्टर्स, लेकिन कहीं ना कहीं मूड के ऊपर ऐसी चीज़ें प्रभाव ज़रूर डालती हैं। अब एक पर्सन है, जून जुलाई के महीने में नॉर्थ इंडिया में भरी दोपहरी में वो कहीं से आया हुआ है और पसीने से भीगा हुआ है, और आप उससे एकदम से चहटने लगो या सवाल जवाब करने लगो, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको उसका गुस्सा देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेम्परेचर कंडीशंस की वजह से उसके मूड के ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा अगर सर्दी हो रखी है तो ये हो सकता है कि पर्सन जो है वो थोड़ा सा लेज़ी फील करे। ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और ये फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं हर किसी के ऊपर इम्पैक्ट डालने के योग्य होते हैं, सारे फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं। सिमिलरली ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, नेचुरल डिज़ास्टर्स, इन सब का इम्पैक्ट ह्यूमन बिहेवियर पर निकल कर आता है। अब नेचुरल डिज़ास्टर का इम्पैक्ट कभी कभार थोड़ा सा गंभीर भी हो सकता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जैसे उमस हो रखी है, तो चलो इसका तो शॉर्ट टर्म एक मूड के ऊपर सिर्फ इम्पैक्ट देखने को हमें मिल सकता है। पॉल्यूशन अगर है, फॉर एग्जांपल जैसे पीएमएफआईएस एनवायरनमेंट की क्लासेस में आकांक्षा, मैंने फाउंडेशन कोर्स में एक चैप्टर कवर करवाया था, दैट इज़ नोन एज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन का इम्पैक्ट जो है ना वो एकदम से देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है इसका, जो कि हमें काफ़ी हद तक बीमार कर सकता है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका घर मान लो ऐसी जगह पर है जिसके पास में इस प्रकार का कोई फ़ोन टावर किसी एयरटेल ने, वोडाफोन ने या जियो की कंपनी ने इंस्टॉल करवा रखा है। देखे होंगे आपने ऐसे टावर आकांक्षा आसपास कहीं ना कहीं, है ना। तो इधर से क्या होता है कि ना रेडिएशंस बाहर निकलती हैं। ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसीज बाहर निकलती हैं, रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, जिसके लिए प्रॉपर तरीके से जिसको नाम दिया जाता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है। खैर वो टेक्निकलिटीज़ में ना जाते हुए कि इसको क्या बोला जाता है, आप बस ऐसा समझ लो इसको कि कुछ तरंगे बाहर निकलती हैं। ये जो तरंगे होती हैं, ये जो रेडिएशंस होती है, ये हमें इम्पैक्ट करती हैं, बिकॉज ये कभी कभार इतनी पावरफुल होती है आकांक्षा कि ये एक इंसान के डीएनए को भी प्रभावित कर सकती हैं, उसके डीएनए के स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकती हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर एक हीटिंग मैकेनिज्म का काम भी कर सकती हैं, उन सेल्स को गर्म भी कर देती हैं। और कभी कभार जो स्किन बर्न जैसी जो चीज़ें होती हैं, जैसे सन बर्न हो गया, ठीक है, स्किन के अंदर एक बर्निंग सेंसेशंस जो होती हैं उसको भी पैदा कर सकती हैं वाली रेडिएशंस, और मूड को भी ऑल्टर कर सकती है, और बड़े सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए भी
रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं रेडिएशंस। अब सवाल ये उठता है कि आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर, अगर इनका एक्सपोजर मुझे एक दो हफ्ते के लिए या महीने के लिए मिलेगा तब भी ऐसा हो सकता है? तो आंसर इज़ नो। इनका इन रेडिएशंस का जो इम्पैक्ट होता है, जैसे अगर यहाँ पर बात हो रही है पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन बहुत प्रकार के होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की, एक नए प्रकार के पॉल्यूशन से मैं आपको फैमिलियर करवा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट इतना देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन अब आपका घर इसके बिल्कुल पास है, या फिर बिल्कुल जहाँ पर ये टावर बन रखा है, आपकी छत से ये वाला टावर जो है वो विजिबल है और वो बहुत ज़्यादा पास है। मान लो एक गली छोड़ के ही है, या फिर तीन चार घर छोड़ के ये वाला टावर बन रखा है किसी एक ओपन फील्ड में, तो डेफिनेटली अब आप इसके संपर्क में डेली बेसिस पर हो, और जब कुछ साल बीतेंगे तो इसका प्रभाव आपके मूड के ऊपर, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर डेफिनेटली निकलता है, जिसको हम फील नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते। जैसे बिना किसी बात के अगर किसी के मूड स्विंग्स हो भी रहे हैं, तो ये रेडिएशंस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, क्या कह रहे हो कंचा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चिड़िया वगैरह जो अपना रास्ता भटक जाती है, आपने सुना होगा है ना, इन टावर्स की वजह से। और चिड़िया एक जगह पर बौखला कर घूमती रहती हैं, या फिर बहुत सारी बर्ड्स की डेथ हो जाती है कि जैसे वो जब अपना रास्ता भटक जाती हैं तो बिजली के तारों में जाकर भिड़ गई, या फिर कहीं पर जाकर अटक गई। तो उनको ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है इन रेडिएशंस की वजह से। ठीक है। क्योंकि ये रेडिएशंस क्या करती है ना, मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जैसे आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। ये रेडिएशंस की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड है ना। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 75% से भी ज़्यादा फ्लूइड वाटर लिक्विड होल्ड करती है। अब चिड़ियों की जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी है, और उनका आसपास का जो एनवायरनमेंट का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये रेडिएशंस उनकी बॉडी में उथल पुथल पैदा करती है। उनकी बॉडी में जो भी लिक्विड है, जो भी सेल्स है, जो भी डीएनए है, उसके अंदर एक उथल पुथल पैदा करती है। तो वो उनको ना बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन की स्टेट में ले जाती हैं। चिड़ियों को समझ में नहीं आता कि हमें जाना कहाँ है, कौन सी हमारी डायरेक्शन थी, वो भूल भी जाती हैं। ठीक है। और जब चिड़ियों के ऊपर इस प्रकार का इम्पैक्ट निकल रहा है, तो इंसानों के ऊपर लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत गंभीर भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका कोई बहुत ज़्यादा खास इम्पैक्ट नहीं निकलता है। लेकिन रेडिएशंस अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर हमारी बॉडी एक्सपोज करे, तो इंसानों को कैंसर जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। यार ये माइंड पे इसलिए प्रेशर देती है बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया है, सेल्स वगैरह को ऑल्टर करने वाली बात तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपको पता है ना कि हमारे माइंड के साथ, हमारे ब्रेन के साथ न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, है ना। और वो न्यूरॉन्स एक न्यूरल कनेक्शंस की तरह, वो भी एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह काम करते हैं, है ना, बिजली की तारों की तरह हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग जैसे होनी चाहिए ना, तो वो ऐसे होनी चाहिए कि कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारे ऊपर उस टाइम पर हावी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो रेडिएशंस होती हैं, ये न्यूरॉन्स के बीच में या फिर नॉर्मल बॉडी के फंक्शन जैसे चल रहे हैं, सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उस प्रक्रिया के अंदर एक उथल पुथल पैदा करने का काम करती हैं रेडिएशंस। ठीक है। ऐसा होता है। अब जैसे एक तो हो गया रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, और जैसे और अगर हम बात करें, अ, अब किसी का घर मेन रोड पर है, ठीक है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो देखने को मिलता है किसी को अपनी बालकनी से, अपनी छत से, और लगातार हॉर्न बोंग होता रहता है। ठीक है, हॉर्न बैंकिंग होती रहती है। जब भी आप चाहे रात को हो, चाहे घर पे हो, चाहे दिन में हो, पैं 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 लगातार किसी न किसी हॉर्न की, गाड़ी की आवाज़ आती जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंसान को, जैसे उस घर में जो लोग रह रहे हैं उसको कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा बनाती है, और एकदम से सडन रिएक्शंस को पैदा करती है ये वाली चीज़ें। अच्छा, आपका घर मेन रोड पे है? हाँ, तो ये वाली जो जैसे हॉर्न की आवाज़ें होती हैं, या फिर कोई जैसे निकल रहा है, कोई कबाड़ी वाला निकला, कुछ नारियल पानी वाला निकला, कोई ना कोई मतलब निकलता जा रहा है, तो शांति जिस प्रकार की इंसान चाहता है, जैसे मतलब मान लो यार आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यू नीड कंप्लीट साइलेंस, अब आपको वो चाहिए, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो वो कहीं ना कहीं आपके मूड को इम्पैक्ट करेगी, मतलब किसी को भी कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि करेगी ही करेगी। अब उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स दोस्तों और भी होते हैं
कि इंसान का खुद के ऊपर कितना संयम है, उसका दिमाग कितना स्टेबल है, पर्सन मेडिटेशन करता है, स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप इन सब चीज़ों को मतलब मूड को इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के रास्ते पर लेकर जाकर बहकने ना दो। आपका अपने मूड के ऊपर संयम हो तो उसके लिए भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, लेकिन हम एक यहाँ पर नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं कि जिसकी दिनचर्या नॉर्मल होती है और उसका अपने मूड के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, या फिर वो पर्सन इंटेंस मेडिटेशन करना या फिर पूजा भक्ति पाठ करना इतना ज़्यादा नहीं करता है या नहीं करती है। तो ऐसे लोगों की संख्या जो है वो हो सकता है कि ज़्यादा हो किसी एक एरिया में। और जब ये नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह से जब वो फेमिलियर हो या फिर इनके संपर्क में आए तो उनका मूड ऑल्टर हो सकता है। जैसे एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से चिड़चिड़ाहटपन आ जाना, घर में सामान उठा उठा के फेंकने लग जाना, चीखम चिल्ली करने लग जाना। तो आपको देखकर ऐसा प्रतीत होगा यार ये कोई पर्सन साइको है क्या, इसको क्या हो जाता है, एकदम से दौरे पड़ते हैं कैसे। अब एक्चुअली उस चीज़ को ना जो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है ना वो लोग समझ पाते हैं, ना पर्सन खुद अपने आप को समझ पाता है कि भाई ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं एकदम से चिड़चिड़ाहटपन में क्यों आ जाता हूँ। तो आपको ये समझना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फिर चाहे वो रेडिएशन हो या फिर नॉइज़ पोल्यूशन भी एक खतरनाक पोल्यूशन होता है। क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन क्या करता है, आपके अंदर आपके अंदर लंबे समय के लिए जो ब्लड प्रेशर की जो दिक्कतें होती है ना, बीपी की दिक्कतें, जैसे आप खा भी अच्छा रहे हो, आपका रूटीन भी बहुत अच्छा है, आप बाहर का भी नहीं खा रहे हो, लेकिन आगे चलकर आपको बीपी की शिकायत होने लगी। अब डॉक्टर के पास जाओगे, नॉर्मल डॉक्टर जो कि साइकोलॉजी की फील्ड से रूबरू नहीं है, तो डॉक्टर आपको ये कहेगा आपका एज फैक्टर ऐसा हो गया, आप एक्सरसाइज करा करो, बाहर जाया करो, आप सब कुछ कर रहे हो मान लो, लेकिन फिर भी आपको बीपी की समस्या होने लगी है, आपको एकदम से एंग्जाइटी हो जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है एकदम से। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ लो कि बाहर के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे पॉल्यूशन, उसने आपके दिमाग पर धीरे धीरे करके लंबे समय के लिए इम्पैक्ट डाल रखा है। और आप जानते हो आकांक्षा बहुत अच्छे से कि साइकोलॉजी में हम एक चीज़ को बहुत सारी क्लासेस से लगातार पढ़ रहे हैं कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन है ना। कोई भी चीज़ जो आपके माइंड को इम्पैक्ट करेगी उसका असर बॉडी पर आएगा, और बॉडी पर किसी चीज़ का असर आएगा तो आपके माइंड पर भी उसका प्रभाव पड़ता है ना। जैसे अगर आपका मूड खराब है तो आपकी बॉडी ढीली ढाली रहेगी, या फिर आपकी बॉडी उस हो सकता है पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर ना रहे। या फिर किसी को डिप्रेशन है, डिप्रेशन मानसिक रूप से होता है, तो उसका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर पड़ सकता है। और वहीं पर किसी पर्सन का पेट खराब है या फिर कहीं दर्द हो रहा है, कोई चोट लग गई, तो माइंड जो है उसका पूरा फोकस फिर उस चोट पर, उस पेट के दर्द पर रहता है, तो माइंड फुली फंक्शनल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो हेल्थ की बात होती है साइकोलॉजी में, डैट इज़ नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ। यहाँ पर कोई हम डॉक्टर की लैंग्वेज से, बायोलॉजी की लैंग्वेज से सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इन सारे तरीके की हेल्थ की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे दोस्तों एक ये फैक्टर है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ ज़रा अच्छी तरीके से। यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से भी ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ सकता है ना ह्यूमन बिहेवियर पर, ये हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट हो। और मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस टर्म लिखने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म से ज़्यादा हो सकता है कि वो एक परमानेंट डैमेज कर दे आपके बिहेवियर को। आपको ऐसा एक परमानेंट डैमेज पहुँचा दे नेचुरल डिज़ास्टर, कि जिससे आपका बिहेवियर हमेशा के लिए ऑल्टर हो जाए। देखो ये वाली बात हालांकि हम क्लास 12th की एनसीईआरटी से पढ़ेंगे जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के चैप्टर को सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा मान के चलो, एक फैमिली है 4 लोगों की, मम्मी पापा, भाई बहन, और घर में दादा दादी भी रह रहे हैं, 6 लोग मान लेते हैं। ये जो फैमिली है ये कोस्टल इंडिया में रह रही है, वेस्ट बंगाल वगैरह या कहीं पर भी आप इमेजिन कर सकते हो, कोस्टल इंडिया में रह रही है। और इनका यहाँ पर घर है, व्यवसाय है, काम धंधा वगैरह सब उस एरिया में रहकर चलता है। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी एक मौसम में साइक्लोनिक कंडीशंस जो हैं यहाँ पर पैदा होती हैं, और उस साइक्लोनिक कंडीशंस के चलते आसपास के एरियाज़ में फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, और बहुत इंटेंस फ्लड आया जिससे बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए, दुकानें बंद हो गई, काम धंधे बंद हो गए, और इस फैमिली को माइग्रेट करना पड़ा किसी एक नई जगह पर, किसी एक नए स्टेट में, किसी एक नए राज्य में। तो ऑब्वियसली बात है ये सब चीज़ों का प्रभाव जो होता है ये इंसान की ज़िंदगी पर पड़ सकता है, और वो भी बहुत लंबे समय के लिए परमानेंट तरीके से पड़ सकता है।
क्योंकि अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना, और वो भी जब आपकी मर्जी से नहीं गए हो, आप कुदरती रूप से आपको जाना पड़ा क्योंकि कुदरत ने अपना रुद्र रूप दिखाया और उसकी वजह से आपको अपना काम धंधा सब छोड़कर नई जगह पर नया प्रकार का काम धंधा स्टार्ट करना पड़ा। आपका घर आपसे चला गया, वो फ्लड में डूब गया, और जो भी कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से आपको अपना जो स्टेट है या अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो छोड़ना पड़ा। तो पर्सन ये हैप्पी तरीके से, या पर्सन की फैमिली ने हैप्पी तरीके से मतलब छोड़ा नहीं अपना घर, वो प्रेशर कंडीशन की वजह से या मजबूरी जिसको कहते हैं हम, उसकी वजह से पर्सन को माइग्रेट करना पड़ा और उसकी फैमिली को माइग्रेट करना पड़ा। तो यहाँ पर हर एक इंसान को बेसिकली ये लगता है कि जिस जगह पर वो रहते हैं वो सबसे सिक्योर जगह होती है। नई जगह पर जाने का मतलब है कि पर्सन को नए प्रकार के कल्चर, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, इन सबको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि इसका इम्पैक्ट ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर कैसे निकला। अब थोड़ा सा इस चीज़ को और सीरियस बनाते हैं। सेम फैमिली है, साइक्लोनिक कंडीशंस जो है इस रीजन में आई, कोस्टल रीजन्स में ये फैमिली रह रही है, और कोई एक अर्थक्वेक, सुनामी या साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से फैमिली का कोई एक मेंबर जो है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अगर किसी इन्वायरमेंटल नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से किसी की डेथ हो जाती है और आपको उस मेंबर से बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है, तो इससे एक कभी कभार एक डिसऑर्डर भी पैदा होता है जिसको हम कहते हैं ADHD। ठीक है दोस्तों, सॉरी, इसका नाम ADHD नहीं होता है, इसको हम कहते हैं PTSD। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक। जो ट्रॉमा हुआ है पर्सन को, उसके बाद का इफेक्ट निकल कर आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक। कैसा इफेक्ट निकल कर आता है? एक स्ट्रेस डिसऑर्डर की फॉर्म में। अब PTSD में इंसान जो होता है वो हो सकता है एकदम से नंब हो जाए, यानी कि शांत हो जाए। ठीक है, उसके कोई भी इमोशंस ना आए, ना वो हंसी के टाइम पर हंस रहा है, ना रोने के टाइम पर रो रहा है, किसी ने किसी को खो दिया, या फिर किसी एक नेचुरल डिजास्टर के अंदर, मे नॉट गॉड डू सो, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन किसी एक पर्सन ने अपने पूरे के पूरे परिवार को खो दिया, और उस परिवार के किसी भी व्यक्ति की नेचुरल डिजास्टर में इतना गंभीर इफेक्ट आया किसी जगह पर, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, कुछ भी आप मान लो, कि डेड बॉडी तक देखने को नहीं मिली अपने परिवार वालों की, और पर्सन अकेला रह गया पूरे जीवन में। ना मम्मी पापा बचे हैं, ना भाई बहन बचे हैं, ना दादा दादी बचे हैं, सिर्फ 1% रह गया और बाकी सबकी जो है वो डेथ हो चुकी है। तो इस प्रकार का सदमा अगर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से किसी इंसान को मिले, तो इंसान कभी कभार एक डिसऑर्डर की स्टेज में चला जाता है, और उस डिसऑर्डर को कहते हैं PTSD। ठीक है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये परमानेंट, अब समझ गए आकांक्षा में क्यों बोल रहा था कि लॉन्ग टर्म और परमानेंट डैमेज जो कर सकता है कभी कभार इन्वायरमेंट आपको, आपके बिहेवियर को, तो वो कैसे हो सकता है? थ्रू PTSD। अब दोस्तों, जब बात आती है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी की, तो यहाँ पर ये जो PTSD है ना, ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो। इन्वायरमेंट में और भी चीज़ें इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर की तरह हो सकती हैं PTSD को एक्टिवेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर क्लास 12th की साइकोलॉजी आपको ऐसा भी बताती है कि जो टेररिज्म है, ठीक है, या फिर वॉर रिलेटेड सिचुएशन है, ठीक है, या फिर आपके देश में गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर वगैरह चल रहा है, तो ये आतंकवाद या फिर युद्ध या गृह युद्ध, ये भी एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर एक फैक्टर की तरह वर्क करते हैं कि जिसकी वजह से PTSD एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, जैसे आतंकवादियों ने, जैसे अभी पहलगाम में हुआ था, बहुत सारी औरतों को विधवा बना दिया, उनके सामने उनके हस्बैंड को, उनके पापाओं को गोली मार दी। तो वो इंसिडेंट हो सकता है कि पर्सन जीवन भर अपनी आंखों के आगे जो उसने मंजर देखा उसको भुला ना सके कभी भी, और इतना ज़्यादा सोच में चला जाए वो पर्सन या चली जाए कि जिसकी वजह से उसको एक परमानेंट साइकोलॉजिकल डैमेज का सामना करना पड़े, और वो एक डिसऑर्डर का रूप ले ले, लाइक पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अभी देखकर आकांक्षा ऐसा लगता है हमें कि इन सारे फैक्टर्स को कितना कैजुअली हम ले सकते हैं ना, कि नॉर्मली सिर्फ पढ़ना ही तो है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर, है ना। लेकिन अब आपने ये समझा आज की क्लास के बाद कि ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर कितना शॉर्ट टर्म और कितना लॉन्ग टर्म डैमेज ये पुट कर सकते हैं, ये वाले फैक्टर्स। ठीक है, अब कभी कभार कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं
जो कि टेम्प्ररी होते हैं, लेकिन आप उनके साथ अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके मूड के ऊपर निकलता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक जगह पर काम कर रहे हो और वहाँ पर जिस प्रकार की फिजिकल अरेंजमेंट है, फिजिकल अरेंजमेंट कैसे, कि आप जैसे मतलब मान लो कि स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आप किसी एक जॉब पर काम करने जा रहे हो, वहाँ का फर्नीचर अच्छा नहीं है, या लाइट इतनी नहीं आती है वहाँ पर, या फिर बहुत पुरानी पुरानी सी बिल्डिंग आपको लग रही है, या आसपास कोई नाला बह रहा है, या कूड़े का कोई मतलब कूड़ा डलता है कहीं पर, बदबू आई जा रही है आपको वहाँ पर, तो आपका फिर मूड नहीं करता ऐसी जगह पर बार बार जाकर बैठने का। लेकिन मजबूरी में अगर आप बैठते भी हो तो आपका मूड बहुत चिड़चिड़ा वाला और बहुत ख़राब सा मूड रहता है। यू आर नॉट हैप्पी टू वर्क एट दैट प्लेस, टू गो टू दैट प्लेस, ठीक है। तो कभी कभार हमारे वर्क प्लेस पर, या वैसे तो राइटर यहाँ पर आपको वर्क प्लेस बता रहे हैं कि आप जहाँ पर काम करने जाते हो वहाँ पर अगर कोई फिजिकल अरेंजमेंट ऐसे हो रखे हैं कि आपकी टेबल कुर्सी अच्छी नहीं है, दीवारें अच्छी नहीं है, लाइट प्रॉपर नहीं आती है, लाइट चली जाती है, इन सब चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ के ऊपर, फिजिकल हेल्थ, ठीक है, और साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपके इमोशंस के ऊपर, आपकी इमोशनल स्टेट के ऊपर इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। और एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आप, क्योंकि एक इंसान एक ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा एक सोशल बीइंग होता है ना, तो हम यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशंस को भी स्टडी करते हैं कि एक इंसान का रिश्ता बाकी समाज के आसपास के लोगों के साथ कैसा रहता है, कंसिडरिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ध्यान से समझना, मैंने बोला कंसिडरिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि इन सारे फैक्टर्स का इम्पैक्ट तो एक पर्सन के ऊपर, उसके माइंड, उसके इमोशंस, उसके बिहेवियर के ऊपर तो पड़ ही रहा है। और इम्पैक्ट पड़ने के बाद एक पर्सन फिर दूसरे लोगों के साथ अपने रिलेशंस को कितने अच्छे से कैरी आउट कर पाता है, इस चीज़ को देखना भी एक एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का एक काम होता है। फॉर एग्जांपल, मतलब मान लो कि जैसे आकांक्षा, आपके घर के आसपास ये जो टावर है, मोबाइल टावर वगैरह, टीवी टावर, ये सब लगा हुआ है, ठीक है। घर के आसपास कूड़ा है, घर के आसपास नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से आप घिरे हुए हो जिसका इम्पैक्ट आपके मूड, आपके बिहेवियर पर पड़ा हुआ है। अब उसके बेसिस पर अगर कोई एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट होगा तो वो ये जानने की कोशिश करेगा कि आकांक्षा के ऊपर ये सारे एनवायरमेंटल फिजिकल फैक्टर्स का प्रभाव पड़ने के बावजूद भी आकांक्षा कितनी विनम्र होकर किसी एक पर्सन से बात करती है, या फिर वो चिड़चिड़े मूड से बात करती है, कितनी अच्छे तरीके से दूसरों के साथ अपने रिश्ते को कैरी आउट करवा पाती है, क्या उसको सडनली कोई मूड स्विंग्स तो नहीं होते हैं, एकदम से चिड़चिड़ाहटपन उसके अंदर से जागता तो नहीं है, क्या उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा तो नहीं आ जाता है। ये सारी चीज़ों के रिलेशंस के साथ, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के प्रभाव को, कि आप दूसरों के साथ कितना अच्छा रिलेशंस कैरी आउट करते हो, इसका जो कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड में स्टडी करा जाता है, ठीक है। तो आजकल के कंटेम्प्रेरी टाइम में, प्रेजेंट वर्ल्ड में, जो करंट टॉपिक्स हैं जो कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देते हैं, तो वो क्या क्या स्टडी करते हैं आजकल, वो स्टडी करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को जिससे दुनिया के आजकल बहुत सारे लोग घिरे हुए हैं। और यहाँ पर आप इंडिया को एज एग्जांपल मान सकते हो। यानी कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आजकल क्या क्या चीज़ों के बारे में स्टडी करा जाता है वो बता रहा है राइटर यहाँ पर आपको। जैसे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, के आसपास जो कूड़ा कबाड़ वगैरह फैला हुआ है, और ये जो वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट हो सकता है, सॉलिड वेस्ट हो सकता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो सकता है, इन सब का प्रभाव क्या पड़ेगा आसपास के लोगों के ऊपर, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो आबादी बढ़ती चली जा रही है, हालत ऐसी हो गई है कि आप बाइक और स्कूटी तो छोड़ ही दो, अगर आप पैदल भी किसी मार्केट के अंदर चलते हो तो बिना टकराए, बिना टच करे आप चल नहीं पाते हो। इतनी ज़्यादा भसड़ मच चुकी है आबादी की कि रोड पे पैदल चलना भी मुश्किल है, उसमें भी रुक रुक कर, जैसे गाड़ियाँ रुक रुक कर चलती हैं ऐसे इंसान को भी रुक रुक कर चलना पड़ता है भरी मार्केट के अंदर। तो इसका भी इम्पैक्ट, ये भी तो एक इन्वायरमेंट की चीज़ हो गई, क्योंकि ये जो लोग हैं है तो वो फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट ही। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि इंसान के ऊपर, जैसे इंसान को कम एरिया, मतलब ऐसे एरिया में रहना पसंद है कि जहाँ पर कम लोग हों, या फिर भीड़ भड़क्के वाले एरिया के अंदर ज़बरदस्ती रहना ही पड़े, कि आपका घर वहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते अब, जस्ट बिकॉज लोग ज़्यादा वहाँ पर आ गए हैं, या फिर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं लोगों के पास, और भीड़ भड़क्का बहुत ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो सिर्फ इन फैक्टर्स की वजह से आप बोल्ड डिसीजन थोड़ी ना ले लोगे अपनी लाइफ में कि मैं ये घर वगैरह सब कुछ बेच कर दूसरी स्टेट चला जाऊँगा। ये इतना ईजी नहीं होता है ऐसे बोल्ड डिसीजन लेना इंसानों की ज़िंदगी में। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या एक असर देखने को मिलता है। कई लोग जो हैं जैसे दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर
बैठने की सीट तो छोड़ ही दो, खड़े होते हुए भी मतलब ऐसे घुट घुट कर चिपक चिपक कर खड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जब आपको डेली रूटीन पर कैरी आउट करनी पड़ती हैं कि आप वहाँ से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो, अपने आप काम करने जा रहे हो, सुबह भीड़, शाम को आते हुए भीड़, घर के रास्ते की तरफ आ रहे हो फिर भीड़, रिक्शे पे बैठे हुए हो तो रिक्शा रुक रुक कर चल रहा है। तो इन सब चीज़ों का धीरे 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 करते हुए कभी कभार किसी के मूड और बिहेवियर पर एक इसका बहुत गहरा और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एफिशिएंट यूज़ ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब जैसे हम बात करते हैं कि सोलर एनर्जी की और रेडियो एक्टिव एनर्जी की, थर्मल एनर्जी की। तो ये सब जो चीज़ें, या फिर नॉर्मल सी, अगर आप चलो अगर हैवी वर्ड्स में आपको ना दूँ, बिजली की जो चीज़ हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो नॉर्मल चीज़ हो जाती है कि अगर आपके घर में बिजली मतलब मान लो कि इतने इतने टाइम तक आती है, या फिर अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठे हो लैपटॉप पर, आप किसी की क्लास लेने बैठे हुए और आपके घर में लाइट नहीं है और गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों का भी छोटा छोटा इम्पैक्ट एटलीस्ट मूड के ऊपर तो इम्पैक्ट इन सब चीज़ों को पड़ता ही है। ठीक है। और कितने अच्छे से कम्युनिटी रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूज़ करा जाता है, ये भी ह्यूमन बिहेवियर के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, कम्युनिटी रिसोर्सेज मतलब जैसे मान लो कि आपके लोकल गवर्नमेंट ने आपके एरिया में पार्क में एक ओपन जिम का कॉन्सेप्ट जैसे चलता है ना। आकांक्षा, जानते हो ओपन जिम का कॉन्सेप्ट? पार्कों में जैसे कभी कभार ओपन जिम बना दिया जाता है, कुछ टूल्स कुछ मशीन से। नहीं, झूले तो वो हो गया, मतलब झूले वो तो स्विंग्स वगैरह में आ गया, वो तो एंटरटेनमेंट का स्टफ हो गया। एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो मतलब, हाँ, तो वो मतलब ओपन जिम का कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे मतलब मान लो वो सारे के सारे लोगों के लिए कॉमन एक्सेसिबल है, ठीक है। और आप सोचते हो कि चलो यार नॉर्मल जिम वगैरह कौन जाएगा, वहाँ फीस वगैरह देनी पड़ेगी, हम पार्क जाकर एक्सरसाइज वगैरह अपनी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी भीड़ भड़क्का बहुत ज़्यादा हो रखा है, या फिर लोगों ने तोड़ फोड़ उसको दिया। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के जो इम्पैक्ट होते हैं, या फिर हमारी किसी से सोसाइटी के अंदर तू मैं में जो होती रहती है छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर, इन सारी चीज़ों को एसोसिएट करना और ह्यूमन बिहेवियर के फंक्शंस को इनके बेसिस पर स्टडी करना, ये एक एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का डोमेन होता है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का पार्ट होता है। समझ में आया कंश अच्छे तरीके से कि क्या है ये एनवायरमेंटल साइकोलॉजी? बिल्कुल, हिरोशिमा नागासाकी का आप एग्जांपल पुट कर सकते हो, चेरनोबाइल जो डिज़ास्टर है आप उसका एग्जांपल पुट कर सकते हो, आप भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जांपल जो है वो आप इसके अंदर लेकर आ सकते हो, आप पहलगाम अटैक का इसके अंदर एग्जांपल लेकर आ सकते हो, या फिर बांग्लादेश से जो लोग माइग्रेट होकर भारत आए थे उनका लाइफस्टाइल क्या है, आप बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर लेकर आ सकते हो। बेसिकली आसपास जो भी कुछ होता रहता है दुनियादारी में, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, फिर चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो, या किसी एक देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, कि आपके देश में गृह युद्ध हो, किसी और के देश में गृह युद्ध हो, तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात करी जाती है, मतलब सिंपल सा अगर मैं एक लाइन के अंदर इसको कंक्लूड करूँ कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी क्या है, बाहर के इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि हमारे शरीर के बाहर अपना असर दिखाते हैं, लेकिन जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर अल्टीमेटली पड़ता ही पड़ता है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव वे में ही पड़ेगा, ठीक है, या फिर नेगेटिव वे में पड़ रहा है तो हम उस नेगेटिविटी को ले ही लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने ऊपर जैसे संयम होना और बहुत सारी जो चीज़ें होती है जिसको अगर हम कंट्रोल में अगर अपने अच्छे तरीके से रख सकें, तो फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को भी हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है, उसको पता है कि जैसे ही 12 बजेंगे 11:30 बजेंगे तो घर पर एक तो काम वाली दीदी ने आना है, फिर लोग ऑफिस के लिए निकलने लगेंगे तो रोड पर शोर शराबा हो जाए, तो वो अपने रूटीन को हो सकता है कि एक इंडिविजुअल स्ट्रेस से और स्ट्रेसर से, एनवायरनमेंट के जो जो फैक्टर्स होते हैं ना, कि गली मोहल्ले में फिर ये लोग निकलेंगे, गाड़ियाँ निकल रही हैं, हॉर्न की आवाज़ें आएंगी, ये होते हैं स्ट्रेसर। तो उन स्ट्रेसर से अवॉइड करने के लिए हो सकता है कि पर्सन अपना रूटीन ऐसा बना ले कि या मैं पूरी रात भर जाग कर पढ़ूंगा, या फिर मैं जल्दी उठ जाऊंगा और जितने टाइम पर ये शोर शराबा रहता है मैं अपना नहाना, एक्सरसाइज, खाना पीना, पूजा पाठ वगैरह ये सब निपटा लूँगा, दोपहर में मैं थोड़े टाइम के लिए सो जाऊँगा, शाम को जैसी थोड़ी सी शांति होगी तो दोबारा अपने पढ़ने बैठ जाऊँगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या करा कि पर्सन ने अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर जो उसको स्ट्रेसर मिलने वाले थे उसको थोड़ा सा ट्विच कर दिया, उसको हल्का सा मॉडिफाई कर दिया ताकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर ना पड़े। अब जैसे मान लो कि मैं आपके घर आया हुआ हूँ, आपका घर मेन रोड के ऊपर है, और वहाँ पर नॉइज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ पॉल्यूशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है।
तो मेरे को 4-5 दिन हो गए इरिटेट होते हुए कि मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो डेफिनेटली अब इसका सॉल्यूशन क्या है? या तो मैं चीखम चिल्ली करूँ, या तो मैं अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, या तो फिर मैं कंप्लेंट ही करता रहूँ। और एक तरीका ये है कि जिस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसके बारे में इतना सोचने वाली बात क्या है कि मैं अपने रूटीन को चेंज कर लूँ, और रूटीन को चेंज करने के बाद वो स्ट्रेसर जो इन्वायरमेंट के अंदर है उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़े ही ना। सिंपल, साफ सीधी सी बात। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।